नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीसीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन में। दोस्तों आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं रासायनिक विज्ञान का, केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है ईंधन या फ्यूल। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे पॉइंट टू पॉइंट में। तो ईंधन क्या होता है, जैसे आपको पता हो ईंधन या जो फ्यूल है वो क्या होता है। ईंधन जैसे कि हम अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं ईंधन, या हम अपने घरों में गैस इस्तेमाल करते हैं, है ना, एलपीजी जिसको इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है, ईंधन कहलाता है, फ्यूल कहलाता है। तो फ्यूल की अगर हम परिभाषा की बात करें तो ईंधन का मतलब होता है एक ऐसा पदार्थ जो हवा के साथ, हवा क्योंकि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के कोई भी चीज़ जलती नहीं है, तो ऐसा पदार्थ जो हवा के साथ जलकर बिना अनावश्यक उत्पाद को पैदा किए हुए, है ना, ऐसा पदार्थ जो हवा के साथ जलकर बिना अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा को उत्पन्न करता हो, है ना, ऊष्मा को उत्पन्न करता हो, ईंधन कहलाता है। मतलब ऐसा पदार्थ जो हवा के साथ जलेगा और कुछ गलत मतलब अनावश्यक चीज़ों को उत्पन्न ना करके, है ना, हमें क्या प्रदान कर देगा, ऊष्मा प्रदान कर देगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जो जितना ज़्यादा तेज़ी से जलेगा वो उतना अच्छा ईंधन होगा, जो जितना ज़्यादा अनावश्यक चीज़ों का उत्पादन जो है कम करेगा उस पूरी प्रोसेस में, वो उतना अच्छा ईंधन होगा। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम अब बात करें कुछ अच्छी ईंधन के गुणों की, तो सबसे पहले तो भाई ये सस्ता होना चाहिए, सभी को आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए, इसके ट्रांसपोर्टेशन में एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में आसानी होनी चाहिए। जब ये ईंधन का हम उपयोग करें तो अपशिष्ट पदार्थ जो है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं बचना चाहिए। ये होगा ईंधन के अच्छे ईंधन के गुण, है ना। तो उसके जलना भी, और उसका सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जब उसका जलना अपन नियंत्रित कर सके, भाई ऐसा ना हो कि हमने आग लगा दी और उसको हम कंट्रोल ही ना कर पाए, पूरा जल जाए। तो जो आग को भी नियंत्रित कर सके उसके द्वारा लगी हुई आग को, तो ये भी है ना। और उसका जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका प्रज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर जो है उसका कम होना चाहिए। इस पर वही हम चर्चा कर रहे हैं, इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर कम होने का मतलब ये होता है कि वो कम ताप पे जल जाए, है ना, कम ताप पे वो जल जाए। पता चला आप कुछ ऐसा वो ले आए जिसको हाई टेम्परेचर देना पड़ता जब वो जले, जैसे कागज़ है, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो कम होता है, और लकड़ी जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो लकड़ी को ज़्यादा देर आग टेम्परेचर बढ़ने के बाद वो जलती है, और कागज़ कम समय में जल जाता है। तो इग्निशन टेम्परेचर मतलब ऐसा ताप जिस पर कोई वस्तु जलने लगती है ना। तो एक निश्चित ताप होता है हर वस्तु का जिसके बाद वो जलने लगती है। जैसे प्लास्टिक का अलग होता है, लकड़ी का अलग होता है, लोहे का अलग होता है, सबका इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। चलिए, अब ईंधन मैंने आपको बता दिया, एक ऐसा पदार्थ जो हवा के साथ मिलकर जले और निम्न जो अपशिष्ट को उत्पन्न करे वो ईंधन कहलाता है, ऊष्मा का हमें प्रदान करे। अब हम देखते हैं ईंधन का अगर हम भौतिक वर्गीकरण करें तो ईंधन जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। ईंधन तीन प्रकार का होता है, ठोस ईंधन, द्रव्य ईंधन और गैसीय ईंधन। तो ये बहुत इजी है, कुछ ऐसा इसमें वो नहीं है। ठोस, तीन प्रकार का ईंधन होता है, ठोस, द्रव और गैसीय। अगर हम ठोस की बात करें तो इसमें लकड़ी है, कोयला है ना, ये सब कुछ आ जाता है। अगर हम द्रव्य ईंधन की बात करें तो इसमें पेट्रोल है, डीजल है, आपका एल्कोहल है, केरोसिन है, मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं, वो सब इसमें आ जाता है। और गैस की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक गैसें जो हमें प्राप्त हो रही हैं, मीथेन वगैरह है ना, कोल गैस जो हमें प्राप्त हो रही है, गोबर गैस, प्रोड्यूसर गैस, ये सब किस में आ जाएगी, गैसीय ईंधन में आ जाएगी। अब इसमें हम कुछ जहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसके बारे में चर्चा करते हैं। जहाँ से जनरली प्रश्न बनते हैं हम उनके बारे में चर्चा करते हैं, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अगर ईंधन को लेकर हम बात करें तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपने सुना होगा कुछ चीज़ें जो टर्म्स इसमें यूज़ होता है, ईंधन का ऊष्मीय मान, है ना, ईंधन का ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स, ईंधन का ऊष्मीय मान। तो ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है कि किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलने के पश्चात प्राप्त होती है। इसका मतलब ये है, जो ऊष्मीय मान का मतलब क्या है, ईंधन का ऊष्मीय मान। ये प्रश्न आ सकता है यहाँ पे, ईंधन का ऊष्मीय मान।
तो ईंधन का ऊष्मीयमान क्या होता है कि जैसे मान के चलो हम पेट्रोल का ऊष्मीयमान निकालें, तो हम पेट्रोल की जो 1 ग्राम है उसको अगर हम जलाएं ऑक्सीजन के साथ या हवा के साथ, तो वो हमें कितनी ऊष्मा देगा, वो जो ऊष्मा हमें देगा वो होगा क्या, उस ईंधन का ऊष्मीयमान। ठीक है ना, समझ आया। किसी ईंधन का ऊष्मीयमान ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन के साथ जलाने में, पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है, 1 ग्राम के साथ जलाने में प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब कोई भी जो ईंधन है वो उसका ऊष्मीयमान जितना ज़्यादा होगा, है ना, जितना ज़्यादा, ये प्रश्न ऐसे बनते हैं कि एक निम्न में से किसका ऊष्मीयमान अधिक है, तो आपसे केरोसिन दे दिया जाएगा ऑप्शन में, डीजल, पेट्रोल, है ना, हाइड्रोजन, इस तरीके से ऑप्शन होंगे। तो ऊष्मीयमान आप अंदाज लगा के प्रश्न में ऑप्शन सही देख के सही कर सकते हो। हमें ऊष्मीयमान की परिभाषा पता है। ऊष्मीयमान क्या है कि अगर हमें जिस ईंधन से ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है वही है उसका ऊष्मीयमान ज़्यादा होगा। अगर हम पेट्रोल से, आपको पता है कि पेट्रोल से ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होगी, ऊष्मा प्राप्त होगी एज़ कम्पेयर टू डीजल, तो डीजल का जो ऊष्मीयमान है वो कम है और पेट्रोल का ऊष्मीयमान ज़्यादा है। तो ऊष्मीयमान से यह सब प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि निम्न में से किसका ऊष्मीयमान ज़्यादा होता है या फिर निम्न में से किसको जलाने पर अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होगी। ऐसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं और पिछले एग्जामों में आए भी हैं। ठीक है, तो ऊष्मीयमान की अगर हम बात करें तो अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा, अगर आप जो जनरली यूज़ करते हैं तो उसमें पेट्रोल का सबसे ज़्यादा होगा, जनरली वाली मैं बात कर रहा हूँ, या अन्य को छोड़ दो। अगर मैं 3 ऑप्शन आपको दे दूँ, पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल या केरोसिन, तो इसमें सबसे ज़्यादा होगा पेट्रोल का ऊष्मीयमान, उसके बाद डीजल का, फिर उसके बाद केरोसिन या मिट्टी के तेल का। मगर जो हमारे पास ज्ञात पदार्थ हैं उनमें अगर हम सर्वाधिक ऊष्मीयमान की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ऊष्मीयमान होता है वो होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का मतलब अगर हमें कुछ ऐसी इंजन को चलाना है और ज़्यादा मात्रा में उसको ऊष्मा की आवश्यकता है तो हम हाइड्रोजन इंजन का उपयोग करेंगे, तो वो ज़्यादा हमें अच्छा परफॉर्मेंस, ज़्यादा पावर हमें वहाँ पे मिलेगा। परंतु हाइड्रोजन के भंडारण की बहुत बड़ी समस्या है, इसको सॉल्व लगातार वैज्ञानिक इसके क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, हाइड्रोजन को रख रखाव करने के क्षेत्र में। परंतु हाइड्रोजन का रख रखाव जो है वो सही ना होने के कारण, इसको सुरक्षित भंडारण ना होने के कारण, क्योंकि इसमें आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और भीषण तबाही की भी इसमें आशंका रहती है। परंतु जब इस समस्या को सॉल्व कर लिया जाएगा तो हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा ईंधन मनुष्यों के लिए हो सकता है। इसलिए हाइड्रोजन को जो है वो भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है हाइड्रोजन को? भविष्य का ईंधन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका ऊष्मीयमान अधिक है। जिस ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक होगा वो ईंधन अच्छा ईंधन माना जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। इसमें एक फैक्ट और आता है, एक टर्म और आता है, अपस्फोटन संख्या या अपस्फोटन। अपस्फोटन का मतलब क्या होता है? हिंदी बड़ी कठिन होती है। जब भी हिंदी माध्यम वाले बच्चे अगर कभी कुछ ऐसे शब्द आ जाएं साइंस में, है ना, पर्यावरण से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक के, तो आप एक बार इंग्लिश के लैंग्वेज में जाके उसका मतलब देख लिया करें तो आपको और अच्छे से वो प्रश्न समझ आ जाएगा। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों की जो हिंदी है वो बहुत टिपिकल हो जाती है और हम बचपन से उसको पढ़ते नहीं, इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हैं। अपस्फोटन का मतलब होता है नॉकिंग, जो आवाज़ होती है ना, नॉकिंग। गाड़ियों में आपने देखा होगा आवाज़ आती है नॉकिंग। किसी गाड़ी की आवाज़ तेज़ होती है, किसी की कम होती है। अपेक्षाकृत आप डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां देखेंगे तो डीजल की गाड़ियों की जो आवाज़ है वो ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल की गाड़ियों की तुलना में। तो अपस्फोटन या नॉकिंग क्या होता है? आवाज़ आना। अब ये अपस्फोटन को मैं समझ आता हूँ ये होती क्यों है। तो गाड़ियों में क्या होता है, गाड़ियों का जो इंजन होता है उसके अंदर वो इंटरनल कंबसन इंजन, मतलब अंतर्दहन इंजन होता है। जनरली जो हम गाड़ियां देखते हैं अंतर्दहन इंजन, जिसमें इंजन के अंदर जो है वो फ्यूल जलता है ना, अंतर्दहन होता है फ्यूल का, इंटरनल कंबसन इंजन उसको बोलते हैं। तो जब ऐसा हम ईंधन का उपयोग करते हैं, आपने देखा होगा कार्बोरेटर के माध्यम से गाड़ी में क्या जाता है, हवा जाती है कार्बोरेटर के माध्यम से, जो एयर फिल्टर होता है, और फ्यूल जाता है अलग से, और दोनों में जब इग्निशन होता है तो अंदर जाके इंटरनल कंबशन होता है, अंतर्दहन होता है फ्यूल का। पर कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिसमें
जो इंजन में जहाँ पे दहन होना था फ्यूल का, ईंधन का, वहाँ ना जलकर अपनी अवस्था जहाँ उसको प्लेस था जहाँ जलने का, वहाँ ना जलकर वो कुछ समय पहले ही जो ईंधन है वो जल जाता है, जिसके कारण एक क्योंकि ऊष्मा तो रिलीज होगी ईंधन के जलने से, है ना। मान के चलिए ऐसा एक मैं उदाहरण, ये है यहाँ से ये एयर फिल्टर है, ये एयर आ रही है यहाँ से, ये एयर है और ये आ रहा है यहाँ से फ्यूल, ईंधन आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे ये मिले और फिर यहाँ से साथ में गए। अब इसको जलना था यहाँ पे, परंतु ये जल गया यहीं, पहले जल गया कुछ ईंधन की कुछ मात्रा, तो इससे क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी, और ऊष्मा उत्पन्न होगी तो ये ऊष्मा जो है वो इंजन को चलाने से की तुलना में, पावर देने की तुलना में यहाँ पे एक नॉकिंग या अपस्फोटन कर देगी, क्योंकि ऊष्मा का कन्वर्जन तो हो गई होगा जब वो हो गई है। तो जो पहले पहुँच गई ऊर्जा, पहले उसका अगर दहन हो जाए अपने प्लेस से, तो वो एक आवाज़ क्रिएट करती है, नॉकिंग क्रिएट करती है। तो कोई भी जो इंजन होगा अगर वो नॉकिंग क्रिएट कर रहा है तो इसका मतलब है उसमें अपस्फोटन हो रहा है, उसका जो ईंधन है वो जो दहन की जगह है जहाँ पे फ्यूल का जो कंबशन होना है वहाँ ना होकर उसके कुछ देर पहले उसके कुछ मात्रा का कंबशन हो रहा है ना, और जिसके कारण ये नॉकिंग हो रही है, आवाज़ आ रही है। तो ये आवाज़ जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें फ्यूल का जो है, अगर गाड़ी में आवाज़ ज़्यादा आएगी तो फ्यूल का जो है कंजप्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि गाड़ी को का जो इंजन है उसको पावर के लिए अधिक मात्रा में ईंधन को ग्रहण करना पड़ेगा। आपने देखा होगा आज के समय में कुछ गाड़ियों में इस तरीके से ये किया जा रहा है ना। कई बच्चे जो है वो इस तरीके से, ये टेक्निक का मिस्त्री जो है इस टेक्निक का यूज़ करके साउंड को परिवर्तित कर देते हैं गाड़ी की, साइलेंसर का अलग प्रकार से लगा देना या उसकी नॉकिंग के टाइम को जो है वो प्लेस को थोड़ा सा खिसका के बढ़ा देना, इससे कि नॉकिंग अलग टाइप की आवाज़ गाड़ी की उसमें आने लगती है। अब इसमें देखते हैं कि इस अपस्फोटन को रोकने के लिए, नॉकिंग को रोकने के लिए इस पेट्रोल या ईंधन में अपस्फोटन रोधी, या हम इसको बोलते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट या एंटी नॉकिंग कंपाउंड मिलाया जाता है ईंधन में, पेट्रोल में या डीजल में, जो भी एंटी नॉकिंग एजेंट मिलाया जाता है। और अगर हम सबसे अच्छे एंटी नॉकिंग एजेंट की बात करें तो वो होता है टेल। टेल का मतलब है टेट्रा एथिल लेड। कई जगह आपने पेट्रोल पंप पे लिखा हुआ देखा होगा, लेड रहित पेट्रोल। लेड को हिंदी में बोलते हैं शीशा, शीशा रहित पेट्रोल, मतलब हम जो पेट्रोल दे रहे हैं वो पहले से शुद्ध है ना, वो शुद्ध है और उसमें हमने कुछ नहीं मिलाया उसको सही करने के लिए, ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि इससे इंजन पे असर पड़ता है। टेट्रा एथिल लेड सबसे अच्छा अपस्फोटन रोधी माना जाता है, एंटी नॉकिंग एजेंट। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए सबसे अच्छा एंटी नॉकिंग एजेंट कौन सा है या अपस्फोटन रोधी सबसे अच्छा यौगिक कौन सा है, तो वो है टेट्रा एथिल लेड, ठीक है। अब ये जो अपस्फोटन होता है, नॉकिंग होता है, उसको हम मेज़र करते हैं ऑक्टेन नंबर में। जो अपस्फोटन होता है, जो नॉकिंग होती है, उसका जो मेज़रमेंट किया जाता है, उसको व्यक्त किया जाता है, वो किया जाता है ऑक्टेन नंबर में। मतलब इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी ईंधन, जैसे कोई फ्यूल है, उसका अगर फ्यूल का ईंधन का ऑक्टेन संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसमें अपस्फोटन उतना ही कम होता है। मतलब हाई ऑक्टेन संख्या का पेट्रोल डलवाने पर आपका इंजन कम नॉकिंग करेगा, ठीक है। तो अपस्फोटन ऑक्टेन संख्या के बढ़ने से अपस्फोटन कम होता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा पावर पेट्रोल जिसको बोलते हैं, उसका क्या होता है, ऑक्टेन नंबर उसका हाई होता है, ऑक्टेन संख्या उसकी हाई होती है। तो जितनी ज़्यादा ऑक्टेन संख्या हाई होगी, पेट्रोल उतना शुद्ध होगा या फ्यूल उतना शुद्ध होगा और वो नॉकिंग उतनी कम करेगा। तो ऑक्टेन संख्या जिस भी ईंधन की ज़्यादा होगी उस ईंधन में, इंजन में अपस्फोटन या नॉकिंग की समस्या कम होगी, ठीक है ना। तो और ये सबसे अच्छा ईंधन भी माना जाता है। और हाई ऑक्टेन संख्या का पेट्रोल अगर या कोई ईंधन आप लेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा आपको माना जाता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। जो ईंधन से रिलेटेड जो प्रश्न आते थे मैंने उनको बता दिया है, बाकी चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।